अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने द लिविंग वर्ल्ड के अंडर बहुत इंटरेस्टिंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ा था। हमने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में वेरियस 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लर्न किया था। किंगडम, फाइलम, फिर क्या था, कीप पॉट्स क्लीन, सो क्लास और ऑर्डर, फैमिली, गेट्स, जीनस, सिक, स्पीशीज। हाईएस्ट लेवल है किंगडम, लोएस्ट बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशीज। स्पीशीज बेसिक यूनिट है और बेसिक यूनिट को हमेशा समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या मतलब है स्पीशीज का। जब हम कहते हैं कि हम होमोसेपियन हैं, या हम बात करें पैंथेरा लियो लायन की, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर की, दोनों का जीनस सेम है बट स्पीशीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट स्पीशीज में है वो देखिए। सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज है कि स्पीशीज टर्म किन्होंने दिया था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय जॉन रे। ये तो डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जॉन रे। अब स्पीशीज का मतलब आपको समझाती हूं। सपोज करिए ये एक एरिया है और यहां पर ये कुछ लोग हैं, लोग मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? और इसी एरिया में, ये सेम एरिया को मैं दोबारा बना रही हूं, इसी एरिया में ये और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट अस सपोज ये डॉग्स हैं सपोज, और इसी एरिया में ये कैट्स हैं, बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं। अब डॉग की कोई भी ब्रीड हो चाहे, लेकिन वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या मतलब है इंटरब्रीड करने का? इंटरब्रीड करने का मतलब है नेचुरल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उनका ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी बनेगा, पपी पैदा होगा नया, और वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल मतलब वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब जो हैं ये आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेचुरली इंटरब्रीड करेंगे। आप एक एरिया में एक पमेरियन डॉग को और एक डॉबरमैन को या लैब्राडोर को, मेल फीमेल को छोड़ दीजिए और वो नेचुरली इंटरब्रीड कर लेंगे, ऑफ कोर्स उनका सीजनल पीरियड अगर हुआ तो, और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। ऐसे ही कैट्स भी आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर लेंगी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देंगी। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड। नेचुरली हो रहा है ये। लेकिन इसी एरिया में आप एक डॉग और एक कैट को पास पास रख दीजिए मेटिंग करने के लिए। क्या वो मेट करेंगे? वो मेट नहीं करेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेचुरल फ्री इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसके रिजल्टेंट, उसे एक स्पीशीज कहते हैं। तो ये हो गई स्पीशीज ए सपोज, और ये हो गई स्पीशीज बी, और ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं क्योंकि ये आपस में नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। और अगर करा भी, जैसे खच्चर हम सुनते हैं, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, अलग अलग स्पीशीज हैं, क्लोजली रिलेटेड, जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, अगर कर भी लिया तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डॉग और कैट यूं दिखने में काफी थोड़े से सेम भी हैं, तो क्लोजली रिलेटेड हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल दिखने वाले अपीयरेंस वाइज या एनाटॉमिकल कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जब तक वो नेचुरली फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते तब तक हम उसको स्पीशीज नहीं कहते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आइए पहले हम स्पीशीज की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ, बताइए क्या लिखें, क्लोजली रिलेटेड या नॉट रिलेटेड? क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली सिमिलर, ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्रीली मतलब आप उन्हें नेचुरली छोड़ दो, अपने आप वो मेटिंग कर लेंगे, फ्रीली इंटरब्रीड in nature
एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसमें हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला, क्लोजली रिलेटेड। सेकेंड, फ्रीली इंटरब्रीड। थर्ड, इन नेचर। फोर्थ, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तब हम कहेंगे वो एक स्पीशीज के हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, बताइए स्पीशीज जेनेटिकली ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? इसका क्या मतलब है? ये जो सारे डॉग्स हैं, एक स्पीशीज है, इसके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आपस में जेनेटिक एक्सचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। भाई मेटिंग होगी तो क्या होगा? एक का स्पर्म होगा, मेल का, फीमेल का एग होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ जेनेटिक, और फिर वो मेल एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाएंगे जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन है। तो यहाँ पर जीन्स का एक्सचेंज तो हो रहा है ना, यहाँ पे भी आपस में जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है। पर क्या इस एरिया में इनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल है? नहीं है। तो स्पीशीज में सिर्फ उसी स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जीन्स का एक्सचेंज हो सकता है, ना कि किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ। यानी ये एक बंद सिस्टम है, ये अपने जीन सिर्फ अपने ही मेंबर्स के साथ शेयर करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्पीशीज इज अ जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब है एक स्पीशीज के जीन्स दूसरी स्पीशीज के जीन्स के साथ मिक्स नहीं होंगे, ओपन नहीं है वो। ऑलराइट, नाउ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इसे ही कहते हैं, और ये दिया था अर्नस्ट मेयर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आइए लिखते हैं। नाउ मोस्ट एक्सेप्टेड, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे स्पीशीज को डिफाइन किया गया था, बट मोस्ट एक्सेप्टेड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पीशीज का कौन सा कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आता है, ये किसने दिया है? गिवन बाय, ये भी दोबारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर स्टूडेंट बहुत महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत महान। इन्हें 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है। ही इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th century. He's a great साइंटिस्ट। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब इन्होंने स्पीशीज को, अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग स्पीशीज का क्या बेसिस बनाया था कि वो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तभी वो अलग अलग स्पीशीज है। तो किस पर बेसिस था इनका कि वो रिप्रोड्यूस एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे, यानी वो रिप्रोडक्टिविकली अलग अलग हैं, आइसोलेटेड हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बाय अर्नस्ट मेयर, दिस वाज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया और किस पर बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। इसीलिए स्पीशीज को जेनेटिकली क्लोज सिस्टम मानते हैं। क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, सम टाइप्स ऑफ स्पीशीज। आप इसको नोट करिए, फिर हम वो लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ स्पीशीज के आगे बढ़ने से पहले कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। क्या इसकी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं? क्या कोई इसके ड्रॉबैक्स हैं? आइए देखते हैं। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, क्या है ड्रॉबैक्स। देखिए यहां उन्होंने बेसिक क्या रखा है, क्या आधार है उनका। वो ये चेक करेंगे कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अलग स्पीशीज है, कर सकते हैं सेम स्पीशीज में डाल दो। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है, वो तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो फिर आप चेक कर सकते हो क्या? फिर तो आप चेक नहीं कर पाओगे, वहां पर ये वैलिड नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। या बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया तो बाइनरी फिजन करता है। दो बैक्टीरिया में कैसे चेक करोगे कि ये सेम स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं कि नहीं है? नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वो तो
एक ही बैक्टीरिया से डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वहां कोई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, इसीलिए बैक्टीरिया को नॉन बायोलॉजिकल स्पीशीज बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकता है। तो आइए ऐसे ही कुछ ड्रॉबैक्स लिखते हैं। पहला, इट इज नॉट या इट डज नॉट, ऐसा लिख देते हैं, इट डज नॉट अप्लाई टू प्लांट्स which do not undergo sexual reproduction। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो सेम स्पीशीज में डालें या नहीं डालें, क्योंकि वही तो बेसिस है। और काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। एनिमल्स नहीं, एनिमल्स तो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। नाउ सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल टू bacteria, and why? Because as it reproduce by binary fission, जो कि एक asexual reproduction का मोड है, आप जानते हो, हम पढ़ेंगे भी 12th क्लास में डिटेल में। so not applicable to bacteria, और इसीलिए that's why, so डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, bacteria is known as non-biological species because it does not follow biological concept of species। तो पूछते हैं नॉन बायोलॉजिकल स्पीशीज कौन सी है? बैक्टीरिया को कहते हैं। एक और ड्रॉबैक है बड़ा इंटरेस्टिंग। हमने यहां पर क्या बोला कि अगर अलग अलग स्पीशीज में डाल रहे हैं इसका मतलब उनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। आइए, सो सम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जिनकी जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, इंटरब्रीड। अब ये क्या चक्कर है भाई, अगर इंटरब्रीड कर रहे हैं तो सेम स्पीशीज में क्यों नहीं डाला है, फिर अलग अलग में क्यों डाला है, फिर तो सेम में ही डाल देते। आइए समझते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। फर्स्ट, इसी के अंडर थर्ड पॉइंट के अंदर पहला एग्जाम्पल, मेल डोंकी, मैं यहां लिखती हूं मेल डोंकी यानी गधा, और घोड़ी यानी फीमेल हॉर्स को आप नेचुरली ब्रीड करवा सकते हो। एक कॉमन एक प्लेस में, एरिया में छोड़ दीजिए, सीजन होगा, वो ब्रीडिंग करेंगे और ब्रीड कर वो खच्चर बनाते हैं, म्यूल। और ये नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, नेचुरल इंटरब्रीडिंग। डेफिनेशन का पहला पार्ट, क्लोजली रिलेटेड है और नेचुरल इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो फिर ये सेम स्पीशीज क्यों नहीं है डोंकी और हॉर्स की? क्योंकि ये इंटरब्रीड तो कर रहे हैं पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनता। खच्चर म्यूल कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा आगे जाकर। हर बार खच्चर बनाने के लिए आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। नेचुरल ब्रीड कर पा रहे हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहे, तो डेफिनेशन पूरी फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए सेम स्पीशीज में नहीं डाला गया है, अलग अलग स्पीशीज है। ऐसे ही इसका ठीक उल्टा बी, मैं यहां लिख देती हूं ए एंड नाउ बी। अगर हम उल्टा क्रॉस करवाएं यानी गधी, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स, तो उससे बनती है हिनी, और हिनी भी सेम कंडीशंस है, हिनी भी स्टेराइल है, हालांकि नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो रही है। ये दोनों पे पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, इसीलिए हॉर्स और डोंकी अलग अलग स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है बट अलग अलग है। दो एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं। अगर आप टाइगर और लायनस, टाइगर और लायनस यानी मेल टाइगर और फीमेल लायन यानी लायनस को क्रॉस करवाते हैं तो उससे बनता है टाइगॉन। अभी बताती हूं आपको, एक और क्रॉस करवा दें फिर हम डिफरेंस समझेंगे। अगर हम ठीक उल्टा यानी मेल तो लायन लें और फीमेल टाइगर लें यानी टाइगरेस, तो बनता है लाइगर। याद करने का तरीका भी समझाती हूं, अब ध्यान देना। एक
फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को अगर आपने नेचुरली छोड़ दिया, वो अपने आप ब्रीड कर लेंगे। ये अलग बात है कि स्टेराइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, लेकिन वो नेचुरली ब्रीड कर लेंगे। अगर एक जंगल में, हम जानते हैं एक जंगल में टाइगर भी है, लाइनस भी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि टाइगॉन बनते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। टाइगर टाइग्रस के साथ इंटरब्रीड करता है, लायनस लायन के साथ करती है, नेचुरली इंटरब्रीड नहीं करते हैं। वो तो आप जू वगैरह में एक कमरे में, एक केज में, पिंजरे में इन्हें बंद कर दे, इनका रिप्रोडक्शन का टाइम है और इन्हें अपना रिस्पेक्टिव स्पीशीज का पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो जाकर बंद पिंजरे में ये रिप्रोडक्शन करेंगे, वरना ये एक जंगल में भी रहेंगे तो भी नहीं करेंगे। यानी कि डेफिनेशन का पहला पार्ट, ये नेचुरल इंटरब्रीड नहीं करते हैं, ये करते हैं कैप्टिव इंटरब्रीडिंग। कैप्टिव मतलब जब इन्हें कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, पिंजरे में जान करके बंद किया हुआ है। ये अलग बात है कि इनका ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा। तो यहां देखिए फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो रही है बट ऑफस्प्रिंग स्टेराइल है। यहां पर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है पर नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है। इसीलिए लायन, टाइगर, डोंकी, हॉर्स, इनको अलग अलग स्पीशीज में दोनों को रखा गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिनी किसका क्रॉस है, या म्यूल कैसे बनता है, या टाइगॉन या लाइगर। याद रखने का तरीका जैसे मैंने याद रखा था, देखो इसमें टाइगॉन पहले आ रहा है तो मेल हम पहले लिख रहे हैं, हम सब में मेल पहले लिख रहे हैं। तो यहां पर टाइगॉन है तो टाइगर मेल हो गया, लायनस फीमेल हो गई। यहां पे लायन पहले आ रहा है तो हमने लायन मेल लिया है और दूसरी टाइग्रेस हो गई। ठीक है, तो जो टाई पहले आ रहा है तो टाइगर मेल है, लाई पहले आ रहा है तो लायन मेल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पीशीज कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ स्पीशीज। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके हैं स्पीशीज को क्लासिफाई करने के। पहले हम एक तरीका लिखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज। पहला बेसिस, क्या स्पीशीज के अंडर सब स्पीशीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब सब स्पीशीज भी हो सकती है अगर एनिमल्स की बात करें, और अगर प्लांट्स की बात करें तो हम जानते हैं हम उसे वैरायटी कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक तो ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिसके अंडर अब कोई सब स्पीशीज या वैरायटी नहीं है, बस वो एक ही स्पीशीज, एक ही सब स्पीशीज है, वही स्पीशीज जो है मोनो, एक ही टाइप। सो मोनोटिपिक स्पीशीज कहते हैं उसे, मोनोटिपिक स्पीशीज। दैट मीन्स एक भी कोई और सब स्पीशीज नहीं है, एक ही है बस जो है। सो नो सब स्पीशीज अगर एनिमल्स की बात करें, या वैरायटी अगर प्लांट्स की बात करें। लेकिन अगर स्पीशीज के अंडर सब स्पीशीज भी ग्रुप्स हैं तो एक से ज्यादा सब स्पीशीज या वैरायटी है, एक से ज्यादा, तो ये हो जाएगी पॉलीटिपिक स्पीशीज। सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीटिपिक स्पीशीज, जिसमें इट हैज मोर देन वन सब स्पीशीज और वेराइटीज। इसके तो एग्जाम्पल्स आप जानते हो, हमने लिखे हैं, लिखते हैं। पत्ता गोभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या नाम है उसका, ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा, दिस इज कैबेज। और फूल गोभी क्या पड़ी थी, कॉलीफ्लावर, बताइए, याद होना चाहिए। इट वॉज ब्रासिका, ये तो जेनेरिक नेम है, जीनस है। स्पीशीज देखिए दोनों की सेम है, बट दिस वॉज बोटाइरिकम। तो ये देखिए स्पीशीज सेम है बट अलग अलग सब स्पीशीज हैं। तो ये ओलिरेसिया कैसी स्पीशीज है, पॉलीटिपिक स्पीशीज है, राइट, प्लीज नोट दिस। अब स्टूडेंट्स जैसे ये टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं, मोनोटिपिक, पॉलीटिपिक स्पीशीज, ऐसे हम हैंड टू हैंड लिख लेते हैं। जीनस भी ऐसे ही हो सकते हैं, मोनोटिपिक जीनस या पॉलीटिपिक जीनस। तो मैं यहां लिख देती हूं टाइप्स ऑफ जीनस। अगर एक जीनस के अंदर कोई एक ही स्पीशीज है तो मोनोटिपिक जीनस, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन स्पीशीज। जैसे होमोसेपियन, और कुछ भी नहीं होता, बस होमोसेपियंस ही, एक ही स्पीशीज आती है होमो के अंडर, राइट। नाउ पॉलीटिपिक, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये तो बड़ा आसान है, हम जानते हैं।
एक जीनस जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, मोर देन वन स्पीशीज। पॉलीटिपिक स्पीशीज क्या है? ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर एक से ज्यादा सब स्पीशीज है। जीनस जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, ये तो आप जानते हो, बताइए। अभी अभी पढ़ा था पैंथेरा जीनस जो है, इसके अंदर पैंथेरा टिग्रिस भी आता है, टाइगर, पैंथेरा लियो भी आता है, लायन, और पैंथेरा पार्डस भी आता है, दैट इज पैंथर। तो पैंथेरा क्या है? पॉलीटिपिक जीनस। एक और एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आलू, सोलेनम ट्यूबेरोसम, देन ब्रिंजल, सोलेनम मिलोंजिना, ये है बैंगन, और सोलेनम नाइग्रम है मकोई। वापस देखिए, एक ऐसा जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज है। सो पैंथेरा, सोलेनम, ये सब पॉलीटिपिक जीनस है। आइए कुछ और टाइप्स ऑफ स्पीशीज को फटाफट से कवर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीशीज, एक और बेसिस ये है स्टूडेंट्स कि वो जो स्पीशीज है उसमें वो किस टाइम पीरियड में सरवाइव करी है। जैसे सर्वाइवल इन टाइम पीरियड, इसका क्या मतलब है? जब डायनासोर्स थे तब एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं थे, तब ऊंचे ऊंचे टेरिडोफाइट्स थे। और जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स डोमिनेंट हुए हैं। तो डायनासोर्स और टेरिडोफाइट्स एक समय पर साथ साथ सरवाइव करे हैं, जबकि डायनासोर्स और एंजियोस्पर्म्स अलग अलग समय काल में हुए हैं। टाइम के लिए क्रोना वर्ड यूज करते हैं, सेम टाइम पे, यानी सिनक्रोनस या सिनक्रोनिक स्पीशीज। दैट मीन्स ऐसी स्पीशीज survived in same time period, जैसा कि हमने बात की डायनासोर्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये एक साथ थे। टेरिडोफाइट्स अभी भी मिलते हैं लेकिन अब डायनासोर्स नहीं है, टेरिडोफाइट्स। और अलग अलग को एलो वर्ड यूज बोलते हैं, सेम के लिए सिन वर्ड यूज बोलते हैं। तो अलग अलग टाइम पे हैं, तो एलोक्रॉनिक स्पीशीज इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, स्पीशीज दैट सर्वाइव इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। एग्जाम्पल, डायनासोर और एंजियोस्पर्म्स ये साथ कभी नहीं रहे हैं, एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक और तरीका है स्पीशीज को क्लासिफाई करने का। अब एक और तरीका है स्पीशीज को क्लासिफाई करने का कि वो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में है, क्या वो साथ में हैं, क्या वो अलग अलग हैं। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। इसकी डिटेल्स हम 12th के 7th चैप्टर इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। सो अगेन, वन मोर वे ऑफ क्लासिफाइंग स्पीशीज। यहां पर बेसिस है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई एक स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल, जो इस ए लैंड पे मिलती है, एक अलग लैंड पे मिलता है, और ये एक और लैंड है अलग इससे, वहां एक और कोई स्पीशीज है, ये यहां नहीं आती, ये यहां नहीं आती, अलग अलग के लिए एलो वर्ड यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलोपैट्रिक। पैट्रिक वर्ड मतलब पैतृक, मतलब हमारा पैट्रिक लैंड होता है ना, पेट्रियार्कल पुश्तैनी घर। तो इसका पुश्तैनी घर ये है, ये सालों से यहीं रह रहे हैं, इसका पुश्तैनी घर ये है, अलग अलग हैं। सो स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। नेचुरली अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में हैं, तो वैसे भी इनमें ये वैसे भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ना कोई चांस है ये एक दूसरे के पास में आएंगी। एलो का मतलब ही होता है डिफरेंट, पहली टाइप की। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये एक स्पीशीज है, ए यहां रहती है, और इसी के अंदर एक छोटे से एरिया में यहां ये बी स्पीशीज रहती है। सेम ज्योग्राफिकल लैंड है, सेम के लिए सिम यूज करते हैं, सो सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सेम ज्योग्राफिकल लैंड है, ये अपने एरिया में, ये अपने एरिया में, लेकिन थोड़ी बहुत
ओवरलैपिंग तो हो ही रही है ना, क्योंकि इस एरिया में ए भी है और बी भी रह रही है. सो सेम दे ऑक्यूपाई द स्पीशीज विच ऑक्यूपाई सेम geographical area, so they have overlapping land या overlapping area, overlapping शो करेंगी ये, राइट. हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं कभी भी, इनमें भी नहीं होगा, अलग अलग स्पीशीज हैं बट एक ही एरिया में है ये. फिर क्यों नहीं होगा? मान लो एक बर्ड की स्पीशीज है इसी एरिया में और यहीं पर ए भी है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में बी भी है. उनका मेटिंग कॉल अलग होगा, या जो मतलब जो आवाज़ करती हैं वो मेट करने के लिए चिड़िया, या टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होगा, सीजन ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होगा. कुल मिलाकर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, मेट नहीं करेंगी, इसीलिए वो अलग अलग स्पीशीज़ है. और ऐसे ही एक और कंडीशन हो सकती है, ये एक एरिया है, यहाँ पर ए स्पीशीज़ है, इसी के बगल में एक और एरिया है, यहाँ बी है, पर ये एरिया बहुत पास पास हैं. तो थोड़ा बहुत एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ पर ए भी है, देखिए ए भी है और बी भी है, तो ओवरलैपिंग हो सकती है. पैरेलल पास पास के एरिया में है, पैरापैट्रिक स्पीशीज. सो द स्पीशीज विच ऑक्यूपाई एडजेसेंट एरियाज, बगल बगल के एरियाज, यहां भी ओवरलैपिंग होगी, पर यहां ओवरलैपिंग ज्यादा है. यहां तो इस पूरे एरिया में है, ए तो है ही और बी भी है, लेकिन यहां पर बहुत हल्का सा थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगी. सो यू कैन से नैरो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, राइट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो एलोपेट्रिक मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया, नो ओवरलैपिंग. लेट मी राइट हियर, नो ओवरलैपिंग इज सीन. सिम्पैट्रिक सेम एरिया, अच्छी खासी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्टिविकली आइसोलेटेड रहेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा. और पैरापैट्रिक मतलब दे ऑक्यूपाई बगल बगल के एडजेसेंट एरियाज, ओवरलैपिंग हो सकती है बट कम होती है. सो एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, ये है ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे. और सिंक्रोनिक एंड एलोक्रोनिक मतलब अलग किस टाइम पर वो रहे हैं. और मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक स्पीशीज मतलब सब स्पीशीज है नहीं या एक से ज्यादा है. और मोनोटिपिक, पॉलीटिपिक, जीनस मतलब जीनस के अंदर कितनी स्पीशीज हैं, एक ही है या एक से ज्यादा है. सो जस्ट नोट दिस डाउन प्लीज. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने 3 बेसिस पढ़े कि सब स्पीशीज है या नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड पर सर्वाइव्ड है या सेम, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है और वो है सिबलिंग स्पीशीज. इस पे क्वेश्चन आता है. सिबलिंग का क्या मतलब होता है? हमारे सिबलिंग कौन है? हमारे सगे भाई बहन, जिनसे हमारे पेरेंट्स जो हमारे सेम हैं, उनको हम भाई, सगे भाई बहन को हम सिबलिंग्स बोलते हैं. कजन्स नहीं, सिबलिंग्स. कजन्स तो चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, उनके बच्चे हुए. पेरेंट्स डिफरेंट है बट पेरेंट्स सेम है, तो सिबलिंग्स. ऐसे ही स्पीशीज के भी बहन भाई हैं. इसका क्या मतलब है? सो सिबलिंग या सिस्टर स्पीशीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. देखिए, स्पीशीज का क्या मतलब है? अगर कोई 2 स्पीशीज हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो फिक्स बात है. अब ड्रोसोफिला की अगर आप बात करो, जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, हम बहुत ड्रोसोफिला पढ़ेंगे 12th में जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे. ड्रोसोफिला की 2 स्पीशीज है, ध्यान से सुनिएगा. एक है पर्सिमिलिस, ठीक है, ये जीनस, ये स्पीशीज. और एक है ड्रोसोफिला सूडो ऑब्सक्यूरा. स्पेलिंग में 2 बार ओ है, सूडो ऑब्सक्यूरा. जीनस सेम है बट बायोलॉजिकल नेम है, 2 वर्ड्स का है. पहला नेम जेनेरिक नेम होगा, दूसरा स्पीशीज एपिथेट होगा. जीनस सेम है, स्पीशीज अलग है, तो एक्चुअली ड्रोसोफिला एक पॉलीटिपिक जीनस हो गया. एनीवेज, हमें ये सब नहीं पढ़ना अभी. ये दोनों को अगर आप देखोगे तो ये वाली ड्रोसोफिला फ्लाई और ये वाली बिल्कुल सेम दिखती है. ऐसा लगता है सगी बहनें हैं, यानी दिखने में सेम है. सो मॉर्फोलॉजिकली, दिखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में मॉर्फोलॉजिकली सेम या सिमिलर, लेकिन ये मेटिंग नहीं करती, इंटरब्रीडिंग नहीं करती हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है. जेनेटिकली डिफरेंट.
दिखने में सेम है, जेनेटिकली डिफरेंट है, और रिप्रोडक्टिविकली क्या है, क्या ये रिप्रोडक्शन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, सो रिप्रोडक्टिविकली आइसोलेटेड है। तो है तो अलग अलग स्पीशीज, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस क्या है, यही तो बेसिस है, लेकिन दिखने में सेम है, जैसे कि बहनें। तो ऐसी स्पीशीज जो दिखने में सेम है पर रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, मेटिंग नहीं करती हैं, उन्हें कहते हैं सिबलिंग या सिस्टर स्पीशीज। ऑलराइट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, आई एम श्योर आपको भी ये बात क्लिक करेगी। जैसे हम बात करते हैं ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा, कैपिटेटा वेराइटी है, दिस इज कैबेज, है ना, पत्ता गोभी, और ब्रासिका ओलिरेसिया बोटाइरिकम ये है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। स्पीशीज सेम है। अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें जो अर्नस्ट मेयर ने दिया है, अगर आप सेम स्पीशीज है यानी इनको आपस में इंटरब्रीडिंग करनी चाहिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कैबेज एक डिफरेंट प्लांट है, कॉलीफ्लावर एक डिफरेंट प्लांट है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो हम आर्टिफिशियली कराएंगे, बट नेचुरली वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो क्या इसे आप बायोलॉजिकल स्पीशीज बोल सकते हो कि ये सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज है? नहीं, बायोलॉजिकली तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये तो हमने टैक्सोनॉमिकली जब नेमिंग करी है तो क्योंकि इनके कैरेक्टर्स काफी सिमिलर थे तो हमने इन्हें सेम स्पीशीज में डाला है। तो ध्यान रखिएगा कि टैक्सोनॉमिक स्पीशीज मतलब जब हम स्पीशीज को सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हो सकता है सेम स्पीशीज हो, बट बायोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो वो स्पीशीज डिफरेंट हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे ये तो कैबेज और कॉलीफ्लावर को भी तो फिर आपस में इंटरमेट करना चाहिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह देते हैं, एक हो गई टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, एक हो गया टर्म बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज मतलब जो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, नॉमेनक्लेचर नाम के लिए हमने यूज करा है, सेम ग्रुप सेम कैरेक्टर्स हैं तो आपने ओलेरेसिया ओलेरेसिया में दोनों को डाल दिया, लेकिन बायोलॉजिकली जब देखेंगे तो वो डिफरेंट स्पीशीज होगी। ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये बात अगर नहीं भी समझ में आए तो छोड़ देना। सिस्टर सिबलिंग स्पीशीज एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिंक्रोनिक, एलोक्रॉनिक और मोनोटिपिक पॉलीटिपिक स्पीशीज, मोनोटिपिक पॉलीटिपिक जीनस, ये अच्छे से आना चाहिए। जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा इस चैप्टर का एक और कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वो है स्पीशीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। उसका मतलब है सिमिलर लुकिंग या सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक स्पीशीज में रखे जाएंगे, वरना अगली स्पीशीज में रखे जाएंगे किसी और में। अर्नस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था और टर्म स्पीशीज जॉन रे ने दिया था। टाइगॉन, लाइगर, म्यूल, हिनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या मतलब है? नाम में ही सारा मतलब छिपा हुआ है। एड्स का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में, उस एड्स डिजीज की बात नहीं कर रही हूँ, वरना मैं इसे कैपिटल में लिखती पूरा। एड्स मतलब हेल्प, मदद। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। तो जो भी चीजें, बातें, जगह हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में मदद करें, आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में मदद करेंगे, उन सबको टोटल मिलाकर हम टैक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं। वो कोई बुक हो सकती है, जैसे एक कैटलॉग होता है। कैटलॉग में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया का कैटलॉग बनाते हैं, मतलब उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की, सपोज वहां पे 10 स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, उन 10 स्पीशीज को लिखा और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ताकि आपको, मान लो आप घर पे बैठे हो और आपको पढ़ना है कि यार मेरे को ये इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इसके बारे में पढ़ना है, इस एरिया में है या नहीं। आपने उस एरिया का कैटलॉग उठाया, वहां पे देखा 4th नंबर में मैंजीफेरा इंडिका, और उसका एक हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होगा।
तो कैटलॉग हमें हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में या क्लासिफाई करने में, तो ये एक टैक्सोनॉमिकल एड हो गई। तो कोई बुक हो सकती है, या आपने देखा होगा बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जू होता है, आप जू में जाते हो, वो जो केज है पिंजरा, उसके आगे एक डिस्क्रिप्शन लगा होता है कि ये पैंथरा लियो है, लायन है, कौन सी फैमिली है ना, वो सब लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ भी आप, कोई छोटा बच्चा गया, उसने अरे बोले ये तो मेरी बुक में था, तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, या ये मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था, ये तो वही वाला एनिमल है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्लासिफाई कर पाते हो। तो ये एक जगह हो गई, चाहे वो जू हो, बोटानिकल गार्डन्स हो। तो कोई जगह हो सकती है, कोई बुक या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई टेक्निक हो सकती है, हम देखेंगे एक टेक्निक, कोई प्रोसीजर, टेक्निक हो सकती है। जो भी कुछ हमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें क्लासिफाई करने में मदद करे, उन सबको हम टोटल मिलाकर कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो व्हाट आर दीज? दीज आर प्लेसेस और टेक्निक्स, procedures and stored information। और information कहाँ पे स्टोर करोगे? बुक्स में। अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, बट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी stored information which helps, aid का मतलब ही होता है help, so which helps in identification and classification of organisms, यानी टैक्सोनॉमी में हेल्प करेंगे, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे। सो दे कैन बी प्लेसेस, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स या कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। पहले हम कुछ बुक्स की बात करते हैं। 5, वैसे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं एक साथ, चलो पहले 5 लिख देते हैं। 1, बुक्स की बात करते हैं। एक होता है फ्लोरा, एक होता है मैनुअल, एक होता है मोनोग्राफ, एक है कैटलॉग और एक है जर्नल। इनको हम कंपेयर करके समझते हैं, राइट? आइए यहां पे इसका एक टैब्यूलेटेड फॉर्म, मैं इसको रब कर रही हूं, एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में बना लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज हैं, जो भी स्पीशीज हैं, उनका हैबिटेट, उनका डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ जिस बुक में जहां पर लिस्ट किया जाता है प्लांट्स का, फ्लोरा पर्टिकुलरली, क्योंकि फ्लोरा फ्लोरा का मतलब ही, फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। सो व्हाट इज दिस? इट इंक्लूड्स listing of plants in a given geographical area। और इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? इसमें हमें मिलेगा डिटेल्स अबाउट देयर, ये आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनका हैबिटेट एंड उनका डिस्क्रिप्शन, हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, उनकी लिस्टिंग करी जाती है। ऐसी बुक, एक एग्जाम्पल है, एक बड़ा फेमस फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये आपकी बुक में है इसलिए आपको आना चाहिए। ये J.K. महेश्वरी ने फ्लोरा बनाया था उस पर्टिकुलर एरिया दिल्ली में, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के हैबिटेट्स और डिस्क्रिप्शन के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ऑलराइट? सो जस्ट नोट दिस डाउन। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन तो होता है ब्रीफ, पर मेन उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखा होता है। तो हम हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, कहाँ मिलते हैं वो, कितना फैले हुए हैं, वो सब कुछ। और उनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है वो मिलेगा मैनुअल में। सो सेकेंड टाइप की जो बुक हमारी हेल्प करेगी वो है मैनुअल। तो आपको हैबिटेट पता करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, तो फ्लोरा देख लीजिए उस एरिया का, वो बुक उठा लीजिए। और अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए कोई पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पर मैनुअल काम आता है। सो मैनुअल क्या करता है? यहाँ पर भी लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स विथ
detailed description, with detailed description in a given area. जनरली ना मैनुअल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट का मैनुअल होगा तो उस एरिया में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, या कल्टीवेटेड प्लांट्स का मैनुअल होगा तो उस एरिया में जितने भी कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनकी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा. फ्लोरा जनरल होता है, उस एरिया में मेडिसिनल कल्टीवेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, राइट. सो डिटेल डिस्क्रिप्शन इन अ गिवन एरिया. नाउ थर्ड is मोनोग्राफ. मोनोग्राफ में क्या होता है? मोनो का मतलब ये सिंगल. जब एक टैक्सॉन की डिटेल है, एक मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं केवल, या केवल एनाकार्डिएसी फैमिली की बात कर रहे हैं, या केवल पोएल्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक टैक्सॉन की डिटेल्स, तो वो मोनोग्राफ होती है. So, details of only one taxon. नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो, एक ही टैक्सॉन की डिटेल्स चाहिए तो मोनोग्राफ उठाइए उस एरिया का. नाउ जर्नल, कई बुक्स में एनसीईआरटी में भी जर्नल नहीं दे रखा. जर्नल का मतलब क्या होता है? जो भी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है उस एरिया, उस फील्ड में, तो वो रिसर्च जो पब्लिश होती है वो जर्नल्स कहलाते हैं. जैसे हमारे मेडिकल साइंस में हर मंथ, फोर्टनाइटली, 15 डेज, मंथली जर्नल्स आते हैं. लाइक आई एम एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सो इनफर्टिलिटी की फील्ड में जो भी अलग अलग, उसमें भी पर्टिकुलर जर्नल्स होते हैं. मेल इनफर्टिलिटी का जर्नल है, फीमेल इनफर्टिलिटी का जर्नल है, तो जो भी न्यू रिसर्चेस हो रही हैं वो सब हमें इनमें मिल जाती है. इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं. सो दे कंटेन डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च, प्लांट्स, एनिमल्स, किसी पे भी जो भी रिसर्च चल रही है लेटेस्ट, हम आगे जाके पढ़ेंगे. जैसे डार्विन ने, मेंडल ने, फ्लोरा नाम का जर्नल था जिसमें अपने जो उनकी रिसर्च थी, उन्होंने जो मटर पे, पी प्लांट पे जो भी फाइंडिंग्स की थी वो उसमें पब्लिश करी थी. तो ऑनगोइंग रिसर्च इसमें पब्लिश होती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटलॉग. कैटलॉग क्या होता है? आप किसी शॉप पर जाते हो, आप सपोज आपको डबल बेड बनवाना है, आप कैटलॉग, आप शॉप पे जाओगे, आप उसको बोलोगे मुझे कैटलॉग दिखा दो, तो उस कैटलॉग में क्या होगा? सीरियल ऑर्डर में सारा अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वुड का, स्टील का, अलग अलग डबल बेड्स, वो पूरा एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज होता है. या बुक है कोई, आप लाइब्रेरी जाओगे तो एक कैटलॉग बना होता है कि कौन सी बुक कहाँ पर है. तो जब हम एक गिवन एरिया में जितनी भी स्पीशीज हैं उन्हें एक सीरियल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसे कैटलॉग कहते हैं. सो ये एक ऐसी बुक है जिसमें इट कंटेन्स स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इन अल्फाबेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर. अल्फाबेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर, तो उसे हम कहते हैं कैटलॉग. और ये सब हमें हेल्प करेंगे. कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिला है तो हम इनमें से उस एरिया का जो बुक है उसे देखकर और हम उसके बारे में पता कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कैटलॉग में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, हल्का सा डिस्क्रिप्शन, पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. सो दीज आर द वेरियस बुक्स, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स अस. प्लीज नोट दिस डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने कुछ बुक्स पढ़ी जो हमारी हेल्प कर रही हैं. अब हम कुछ प्लेसेस पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे. सो ये 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स हम लिख चुके हैं. अब हम 6th लिख रहे हैं एंड दैट इज हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है. 2 टर्म्स आपको समझ आने चाहिए, कंजर्वेशन, एक प्रिजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब जब लिविंग कंडीशन में प्लांट्स, एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रिजर्वेशन मतलब जब डेड या नॉन लिविंग कंडीशन में करते हैं. हर्बेरियम में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है. कोई प्लांट है, उसे ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर प्रिजर्व करेंगे, राइट. सो यहां पर हम क्या करते हैं? इट इज स्टोरेज ऑफ, ये लिविंग प्लांट नहीं है जैसा कि बोटानिकल गार्डन में मिलता है. इट इज स्टोरेज ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड and preserved
plant, dried pressed preserved plant on a sheet, on a sheet. इसको मैंने कैसे याद किया था, DPP, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, सो DPP, ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स ऑन अ शीट. और फिर इन शीट को हम एनवेलप्स में डाल देंगे, फाइलिंग कर देंगे, और फिर फाइलिंग को हम हर्बेरियम में स्टोर कर देंगे. सो शीट्स आर फाइल्ड according to latest सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग. मतलब अगर वो प्लांटी में आ रहा है तो उस वाले सिस्टम की जहां भी आपने रखी है वो शीट्स वहां डाल दोगे आप. अगर वो कोई बैक्टीरिया है तो जहां भी वो आ रहा है वहां प्लेस कर दोगे. सो लेटेस्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग उन शीट्स को उस जगह पर हर्बेरियम के अंदर हम स्टोर कर देंगे. एक्चुअली क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको प्रिजर्व करना है उसको कलेक्ट करते हो. अगर हर्ब है कोई तो पूरी की पूरी आप तोड़ लोगे उसको, सॉफ्ट सी छोटा सा होता है. अगर कोई वुडी प्लांट है, श्रब है, तो उसका कोई ट्विग, लीफ, जो भी आपको प्रिजर्व करना है वो पार्ट ले लोगे आप. फिर उसे अच्छे से ड्राई करते हैं, क्योंकि अगर वाटर मॉइस्चर रहेगा तो फिर चांस है कि उसमें इन्फेक्शन होके खराब हो जाए वो पार्ट. तो अच्छे से हम उसको ड्राई करते हैं, बार बार न्यूज़पेपर्स बटर पेपर पे लगा लगा के एब्जॉर्ब करवा देते हैं. जब अच्छे से ड्राई हो जाता है वो, फिर हम उसको पॉइजन करते हैं. पॉइजन मतलब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, लेट मी राइट हियर, वी ऐड पॉइजन्स लाइक. एक तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बड़ा कॉमन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड DDT टू प्रिवेंट पैथोजन अटैक. वरना क्या होगा, आप जब उसको स्टोर करोगे तो कहीं कोई पैथोजन इन्फेक्शियस एजेंट उसको ना खराब कर दे. तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जनरली फंगस से बचाता है और DDT इंसेक्ट से बचा लेता है. तो इनको भी हम यूज कर देंगे, उनको छिड़क देंगे. फिर हम उन्हें अच्छे से ड्राई कर दिया, सुखा दिया, प्रेस कर दिया. और प्रेस करके क्या करते हैं, ऐसी एक शीट आती है, इसे हर्बेरियम शीट कहते हैं. इसका स्टैंडर्ड है, इट इज 41 सेंटीमीटर लेंथ में और 29 सेंटीमीटर विड्थ में. ये है इंटरनेशनल हर्बेरियम शीट. इसका साइज फिक्स है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. साइज 41 बाई 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 41 सेंटीमीटर बाई 29 सेंटीमीटर की होती है ये. इस पर इसे प्रिजर्व करते हैं. कैसे प्रिजर्व करोगे, साइड में, जैसे ये सपोज आपने प्रिजर्व किया है, ये सपोज प्रिजर्व किया है, तो ऐसे प्रिजर्व करते हैं कि यहां पर जगह छूटे, क्योंकि यहां पर हम उसकी लेबलिंग करेंगे. तो कलेक्शन किया, ड्राई किया, प्रेस किया, पॉइजनिंग करी प्रोटेक्ट करने के लिए. अब हम उसे हर्बेरियम शीट पर जो है प्रिजर्व करेंगे, तो लेबलिंग करेंगे. सो लेबलिंग ऑन कहां पे करोगे, ऐसे खड़े हो आप, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट बॉटम में. सो ऑन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ शीट, हर्बेरियम शीट के राइट बॉटम कॉर्नर पर लेबलिंग करते हैं. यहां पर लेबल लगाएंगे. शीट पे लेबल तो होना चाहिए ना, तभी तो इसको फिर इस शीट को फाइल में डालेंगे और फाइल को फिर हम जगह पे रख देंगे, ताकि आप फिर उसको इजीली फाइंड आउट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके जब भी चाहिए. लेबलिंग में क्या क्या आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आता है. व्हाट ऑल इज देयर इन द लेबल, लेट अस राइट डाउन. लेबलिंग में एक तो उसका कॉमन नाम आना चाहिए इसका, जैसे रोज अगर है तो गुलाब, तो रोज जो भी कॉमन नेम है, लोकल नेम है, तो यहाँ पर वर्नैक्यूलर या लोकल नेम आएगा. फिर एक उसका इंग्लिश नेम आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे कंट्रीज बोलती हैं, तो एक इंग्लिश नाम भी आना चाहिए. फिर उसका साइंटिफिक नेम जो है, यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स को करते हैं. सो आप बॉटैनिकल नेम भी लिख सकते हो या साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, एक ही बात है, वो भी लिखा होना चाहिए.
तो साइंटिफिक नेम में आप स्पीशीज और जीनस तो आ ही जाएगा, फैमिली भी लिखते हैं। फैमिली पता होना चाहिए उस स्पेसिमेन की। फैमिली के बाद में वो कहाँ से कलेक्ट किया था और कब कलेक्ट किया था, यानी कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। डेट एंड प्लेस भी लिखी जाती है और किसने कलेक्ट किया था। सो कलेक्टर्स नेम, ये सब कुछ एक पर्ची, एक लेबल लगा रहता है। कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का नाम, और फिर नीचे अगर ज़रूरत है तो अगर उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो वो भी लिख देते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, लेबल पर रहता है। इंटरनेशनल हर्बेरियम शीट का साइज पता होना चाहिए। क्या हेल्प कर रहा है ये हमको, आइए इसका यूज लिख लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम? आइडेंटिफिकेशन। आपको कोई अननोन प्लांट मिला, आप हर्बेरियम में जाओ, वहां पर शीट से आप आसानी से पता कर सकते हो। आपने देखा रही ये तो वही है जो मुझे दिखा था, तो उसकी डिटेल से आपको पता चल जाएगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, एनिमल्स नहीं लिखा है। देन बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, आप रेफर कर सकते हो क्योंकि सामने ही वो डीपीपी, ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट आपके सामने है। तो हर्बेरियम को कहते हैं क्विक रेफरल सिस्टम, फटाफट आप रेफर करके पता लगा सकते हो। सो इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम, राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टैक्सोनॉमिक एड्स में से क्विक रेफरल सिस्टम कौन सा है? हर्बेरियम है। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्बेरियम। हर लाइन हर वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं जो हमने डिस्कस किया है, प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक और इसका सिग्निफिकेंस है, हम इसे अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं, मतलब वही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनीवेज, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे रॉयल बोटानिकल गार्डन है इंग्लैंड में, उससे जो जुड़ा हुआ हर्बेरियम है, वहां पर जो हर्बेरियम है, सो हर्बेरियम एसोसिएटेड with Royal Botanical Garden, and this is present in Kew, England. वहां पर करीब 6 मिलियन स्पीशीज के इसी तरह से प्लांट स्पीशीज के ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस हैं, 6 मिलियन, राइट। और सेकेंड है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, दिस इज इन कैलकाटा, हर्बेरियम। यहां पे भी करीब 2 मिलियन प्लांट स्पीशीज को इसी तरह से हमने रखा हुआ है। दिस इज CNH कैलकाटा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा। तो यहां पर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं, आइए देखें। सबसे पहले कलेक्शन किया, अगर हर्ब है तो डायरेक्ट पूरा कलेक्ट कर लो, श्रब है, वुडी प्लांट है तो उसका एक पीस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसे अच्छे से ड्राई किया, ड्राई करने के बाद पॉइजन किया मर्क्यूरिक क्लोराइड DDT से, पॉइजनिंग। उसके बाद पॉइजन करने के बाद अब हमें उसे शीट के ऊपर प्लेस करना है, प्रेस करना है, प्रिजर्व करना है, उसे कहते हैं माउंटिंग। माउंट किया, और माउंट कैसे करोगे, उसको स्टिच करना पड़ेगा ना, सो माउंटिंग एंड स्टिचिंग, लगा दिया शीट पे। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नाम, लेबलिंग, और लेबल करने के बाद क्या करेंगे, फाइल के अंदर डालेंगे उस शीट को और उसको डिपॉजिट करेंगे हर्बेरियम में, ताकि वहां पर उसे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखा जा सके, उसे कहते हैं डिपॉजिशन, वहां डिपॉजिट कर देंगे। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स बाय विच वी प्रिजर्व द ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को हम स्टोर करते हैं हर्बेरियम में। सो हर्बेरियम जो है ये एक और टैक्सोनॉमिकल एड है। हमने आज की क्लास में 5 तो डेटा जो स्टोर करते हैं, फ्लोरा, जहाँ पे हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट्स इन एन एरिया को बताया जाता है। फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय J.K. माहेश्वरी इज वेरी फेमस, आपको याद होना चाहिए। मैनुअल जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, मोनोग्राफ जिसमें एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की डिटेल्स होती हैं,
कैटलॉग जहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं उस एरिया की सभी स्पीशीज़ को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड जर्नल जिसमें ऑन गोइंग रिसर्च होती है। ये 5 पढ़ी, और 6th पढ़ी हर्बेरियम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिविंग को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे, जैसे बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, तो हम उन्हें पढ़ेंगे और फिर एक लिस्ट बना के मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सब कुछ बहुत इजीली लर्न करवा दूंगी। सो आई जस्ट होप यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।